नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस at Shamlal College, Evening, University of Delhi. Today, we all will discuss about the basic features of Indian Constitution, and this chapter is very basic. This is basic in terms of competitive exam as well as for your undergraduate courses. देखिए, आज का जो विषय है भारतीय शासन और राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आता है भारतीय संविधान के मौलिक या मूलभूत लक्षण, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इसे भारतीय शासन और राजनीति का आप पहला अध्याय समझ लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट है जिसे पहले इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बोला जाता था, आज उसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी कहा जाता है। कहीं पे इसको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, कहीं पे भारतीय शासन और राजनीति कहा जाता है। पर भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षणों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षणों की पहचान करेंगे। इसके साथ ही भारतीय संविधान के डिफरेंट सोर्सेज, विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं जिससे भारतीय संविधान का विकास हुआ है, उसको जानने के उपरांत बाद के आधे घंटे में हम लोग भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षण और विशेषताओं पर गौर करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है और संविधान न केवल हमारे देश की शासन व्यवस्था को एक आधार प्रदान करता है, बल्कि जो हम नागरिक हैं, जो राष्ट्र की जनता है, उनकी मान्यताओं को, उनकी आस्थाओं को, उनके अधिकारों को भी एक्सप्रेस करता है। और संविधान न केवल राजनीतिक संरचना का प्रतिबिंब है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। और हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य वास्तव में एक ऐसे व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था जिसे भारत की विशेष परिस्थितियों और संकट या आपातकाल की स्थिति में भी चलाया जा सके। देखिए, संविधान को आप एक डॉक्यूमेंट ना समझ के एक जीवन शैली समझिए, एक जीवन आदर्श समझिए। यह हमारे सभी राज्यों के समक्ष, हमारी केंद्र सरकार के समक्ष, हमारे सभी नागरिकों के समक्ष, सभी पुलिस अधिकारियों के समक्ष, न्यायपालिका के समक्ष, या यूं कहिए कि जो हमारे शासन के विभिन्न अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल, इन सभी के समक्ष एक नियमावली है। देखिए, भारतीय संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान में यदि कोई नई बात हो सकती है तो वो ये है कि हमने बहुत सारी पुरानी प्रचलित प्रथाओं से सीखा है, बहुत सारी गलतियों से सीखा है, और इसे बनाते वक्त हमने अपने देश की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा है। किसी दूसरे देश की कोई विशेषताओं को समाहित करना वास्तव में एक साहित्यिक चोरी नहीं होता, और शासन और कानून के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का भी कोई एक अधिकार नहीं होता। देखिए, भारतीय संविधान के यदि मूलभूत लक्षणों की बात करें तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए, संविधान का अभिप्राय होता है वो लिखित और अलिखित नियम और कानून जो देश के शासन के स्वरूप को एक्सप्रेस करते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों से हमें परिचित कराते हैं, और कुछ सामान्य नियमों को स्पष्ट करते हैं जिसके आधार पर किसी भी देश विशेष का शासन चलाया जाता है। देखिए, संविधान के द्वारा किसी भी देश के संबंध में यह स्पष्ट वर्णित किया जाता है कि किसी भी सरकार के विभिन्न अंगों की रचना किस प्रकार की होगी, और विभिन्न अंगों की रचना किस प्रकार होगी, उनकी शक्तियां किस प्रकार होंगी, जो शासन के विभिन्न अंग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करेंगे, और सरकार किन किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और किन शक्तियों का नहीं। इसी के साथ ही हम नागरिकों के क्या अधिकार हैं जिनका सरकार हनन नहीं कर सकती, यानी मौलिक अधिकार। नागरिकों के स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति या राज्य के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, इसका जिक्र भी भारतीय संविधान में किया गया है। देखिए, लिखित संविधानों के यदि हम उदाहरण को देखें तो विशेष रूप से 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है। और प्राचीन काल के लोग भी, आप ये मत समझिएगा कि प्राचीन काल में लोगों को संविधान के बारे में नॉलेज नहीं थी। देखिए, प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने तत्कालीन समय में 158 नगर राज्यों का, 158 सिटी स्टेट्स के संविधानों का तुलनात्मक विश्लेषण किया था। और आधुनिक युग में यदि लिखित संविधानों की परंपरा पे हम गौर करें तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का नाम आता है। और अमेरिका ने 1776 में जब स्वाधीनता प्राप्त की तो उनके 13 उपनिवेश राज्यों ने
जो 13 औपनिवेशिक राज्य थे उन्होंने मिलकर एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया और अपने यहाँ पर संविधान का निर्माण किया। 1778 ईस्वी में देखिए फिलाडेल्फिया में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था जहां पर अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया। और फ्रांस का जहां तक बात है, फ्रांस का पहला लिखित संविधान 1791 में बनाया गया था। और इसी की देखा देखी विश्व के बहुत सारे देशों ने, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, बहुत से देशों ने लिखित संविधानों का निर्माण किया। और 1971 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोवियत नेताओं ने भी अपने देश के लिए संविधान का निर्माण किया था। और जर्मनी ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपने संविधान का निर्माण किया था। देखिए, जहां तक भारतीय संविधान की बात है, देखिए भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण में बहुत सारी विषय वस्तुओं का संकलन किया था। और संविधान सभा के द्वारा निर्मित लिखित दस्तावेज में अनेक देशों की राजनीतिक विशेषताओं को भी समाहित किया गया है। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर आपको पता होगा, चाहे वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो, संसदीय प्रणाली हो, और बहुत सारे प्रावधान विभिन्न देशों के संविधानों से भी लिए गए हैं। ये बात अवश्य है कि जो ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था था उसका हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और विशेष रूप से अगर आप भारतीय संविधान के कुछ संशोधनों पर गौर करें, जिसमें से 7वां संविधान संशोधन, 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऐसे बहुत सारे संशोधन किए गए। अब तक लगभग हमारे भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। और जो अंतिम संविधान संशोधन था वो जनवरी 2020 में किया गया था, 104 संविधान संशोधन। और देखिए बहुत सारे परिवर्तन जो किए गए, उसमें एक महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। जो 42वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था 1976 में, इसको एक संक्षिप्त संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और देखिए, यदि हम भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों पर गौर करें, यानी वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे प्रेरित होकर या विभिन्न देशों की बहुत सारी विशेषताओं को हमारे देश के संविधान में सम्मिलित किया गया। अगर मैं स्रोतों की बात करूं, उस पर जाने से पहले मैं भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज पे एक नज़र डालना चाहूँगा। उसके पश्चात हम इसके डिफरेंट रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं जो भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो उसके बाद जो संविधान सभा के वाद विवाद है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में। इसके उपरांत जो पुराने संवैधानिक अधिनियम है, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट है, उनका भी समावेशन या उनकी भी बहुत अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसके उपरांत बहुत सारी संविधियां, जिसे कॉविनेंट्स कहते हैं, अध्यादेश ऑर्डिनेंस, नियम और विनियम रूल्स एंड रेगुलेशंस, आदेश ऑर्डर, ऐसे भी बहुत सारे कोविनेंट्स को, ऑर्डिनेंस को, रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑर्डर्स को भी भारतीय संविधान में समय समय पर शामिल किया गया है। इसके उपरांत संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी भारतीय संविधान को गतिशील बनाए रखने का, जीवित बनाए रखने का हमेशा प्रयास किया गया है। और पांचवा, विश्व के बहुत सारे संविधानों का प्रभाव हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। डिटेल में मैं आगे जिक्र करूंगा। बहुत सारी प्रथा और परंपराओं का भी प्रभाव हमें भारतीय संविधान पे देखने को मिलता है। और देखिए, बहुत सारे संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के आइडियाज को भी, संवैधानिक निकाय और संवैधानिक विशेषज्ञों की राय को भी, उनके विचारों को भी भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। यदि हम भारतीय संविधान के मूल स्रोत की बात करें या मूल डॉक्यूमेंट की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एज आई टोल्ड अर्लियर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the largest written and detailed constitution of the world. When we have adopted our constitution, that time we have 395 articles. Indian constitution has 22 parts and 8 schedules that time. But now भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 अलग अलग भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं,
देखिए, बहुत बार क्लास में भी पूछा जाता है कि 448 अनुच्छेद है, लेकिन फिर भी अब 395 का जिक्र क्यों किया जाता है। ये जो 395 अनुच्छेद है, इन्हीं के कुछ उप नियम बना करके, यानी जैसे आपको याद होगा जब शिक्षा का अधिकार दिया गया था तो उसको जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के अधीन ही एक और अनुच्छेद बना दिया गया था 21A, उसके अधीन राइट टू एजुकेशन को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे संशोधन करते हुए मूल अनुच्छेदों के ही उप अनुच्छेद बनाते हुए उसे शामिल किया गया। और जो अभी लेटेस्ट चेंजेस हुआ है वो 25 जनवरी 2020 को किया गया था। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल was passed in Indian Parliament, and this amendment has removed the participation of Anglo-Indian community. As you know that कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व होता है, उसे अब समाप्त कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन के माध्यम से। और इसी के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसको 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया इस संशोधन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज की। देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा जो निर्मित और लिखित संविधान है उस वक्त उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग हुआ करते थे और जिसमें 8 अनुसूचियां होती थी। और आज इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। और जैसा कि अभी जिक्र किया, 2020 में अंतिम संशोधन हुआ था 104 संविधान संशोधन। देखिए, हमारे संविधान में केवल केंद्रीय शासन के विभिन्न अंगों के संगठन और कार्यों का ही जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि राज्यों के संगठनों का भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान निर्माता चूंकि देश को एक सूत्र में बांधना चाहते थे, इसी वजह से भारतीय संविधान को बहुत लिखित और बहुत लंबा दस्तावेज बनाना पड़ा। आपको पता होगा भी हाल ही में भारत सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है और कश्मीर का अपना एक अलग संविधान का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। और आज देश में एक राष्ट्र, एक संविधान और एक ध्वज का नियम पूरे तरीके से लागू है। और हमारा भारतीय संविधान भारतीय भूक्षेत्र में यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक केवल एक भारतीय संविधान अस्तित्व में है। दूसरी बात आती है, देखिए, भारतीय संविधान के यदि मूल स्रोतों की बात करें तो उसमें पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में किए गए वाद विवाद, डिबेट्स का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य होता है। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई रिसर्च करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को पढ़ना चाहिए। और संविधान सभा के बाद जो वाद विवाद हुआ उसकी रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान में रखा जाता है। इवन बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से भी सहायता ली है। मसलन आर्टिकल 13 और आर्टिकल 21 की जो समुचित व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स का सहारा लिया गया था। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सारे संवैधानिक अधिनियमों का भी योगदान रहा है और इसमें विशेष रूप से ब्रिटेन की वैधानिक योगदान का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे संविधान पे अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं मैं, 1858, 1892, 1909, 1919, 1935 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। और संविधान में बहुत सी बातें इन संवैधानिक अधिनियमों से ली गई है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है और इस अधिनियम के अधिकांश उपबंध बहुत ही कम संशोधन के साथ संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं। कहते हैं कि इस अधिनियम की लगभग 200 धाराएं, बहुत कुछ वर्ड टू वर्ड, अक्षरशः और वाक्य रचना ने साधारण परिवर्तन करके संविधान में समाहित किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोतों में एक अगला कंट्रीब्यूशन आता है कोवेनेंट्स का, ऑर्डिनेंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का और ऑर्डर्स का। बहुत सारी संविधियों का, अध्यादेश का, नियम और विनियमों का और आदेशों को भी भारतीय संविधान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। देखिए, बहुत सारी केंद्रीय विधियां और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाते हैं और संसद में भी अनेक कानून बनाए जाते हैं जो संविधान के आज अंग बन चुके हैं, जिसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1959 है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 है,
अस्पृश्यता दंड संबंधी अधिनियम 1955 है, और हाल ही में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है वो भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के विकास में बहुत सारे कोविनेंट्स का, ऑर्डिनेंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का और ऑर्डर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, और अधिकांश नियम, आदेश और विभिन्न प्रकार के अध्यादेश सेंट्रल और स्टेट एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए जाते हैं। और संविधान द्वारा जब देखिए, यदि मैं बात करूं कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई है वो भी हमारे संविधान से ही संचालित होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को यदि संसद और राज्य विधानमंडल का सत्र जिस वक्त ना चल रहा हो उस दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस का भी वही महत्व होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। देखिए, 1950 से लेकर अब तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और ये सभी भारतीय संविधान के डिफरेंट सोर्सेज हैं, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा संविधान के बुनियादी धारणा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें आज बहुत अंतर आया है। जैसे आप लीजिए, संविधान का जो पहला संशोधन था, 14वां था, 17वां था, 25वां था, 26वां, 1944 अमेंडमेंट, इन सभी अमेंडमेंट्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन भारतीय संविधान में आया है। देखिए, आज हम जानते हैं संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मानव अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, और 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस में संसद के इस अधिकार को, यानी संसद के संविधान में संशोधन करने के अधिकार को, गोलकनाथ में कहा था कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, जबकि केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु वो संशोधन संविधान की मूल भावना के विपरीत और संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ ना करता हो। यदि कोई भी ऐसा संशोधन जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे नल एंड वॉइड, उसे गैर कानूनी भी घोषित कर सकता है। अब आती है अगले मैं नेक्स्ट सोर्स की बात करूंगा। देखिए, विश्व के बहुत सारे संविधानों का प्रभाव हम अपने भारतीय संविधान पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और आज ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमारे संविधान पे बहुत सारी विचारधाराओं, बहुत से देश की शासन प्रणालियों का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे देशों की विशेषताओं को समाहित किया, जैसे ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली के आधार पर हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसके अंदर मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तथा राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति केवल एक औपचारिक प्रधान होता है। ब्रिटिश संसद की भांति हमारे देश में लोकसभा राजनीतिक, देश की जो राजनीतिक गतिविधियां है उसका केंद्र बन चुका है, और हमारी संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया, नियमों और परिपाटियों का निर्धारण भी ब्रिटिश नमूने के आधार पर ही किया गया है। देखिए, अमेरिकी संविधान के भी बहुत सारे सिद्धांतों को हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम हैज derived from Canada as well as from USA, फंडामेंटल राइट्स, स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी संविधान का भी हमारे देश के गणतंत्र पे बहुत प्रभाव पड़ा। और देखिए, अन्य संघों की भांति हमारे संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच में, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, कुछ सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के माध्यम से। देखिए, संविधान के इस अंश का निर्माण कनाडा के संघ के परिणाम पर आधारित है, परंतु हमारे संविधान में एक संवर्ती सूची और जोड़ दी गई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। और आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा ली। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आयरलैंड से प्रेरित होकर के हमारे संविधान में समाहित किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे प्रावधानों को विश्व के अनेक संविधानों से लिया गया है। मैं अगले स्रोत पे जाना चाहूँगा। हमारे भारतीय संविधान के अगले स्रोत में हमें बहुत सारी प्रथाएं और परंपराएं भी दिखाई देती है, जिसका ज्यों का त्यों समावेश भारतीय संविधान में किया गया है।
देखिए, संविधान के अलिखित भाग के रूप में, अलिखित भाग का मतलब है, देखिए जब संविधान बनाया गया था, जिस वक्त बनाया गया था स्वतंत्रता के उपरांत, उस वक्त हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कुछ और प्रकार की थी और आज हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना कुछ और तरह की है। और समय के साथ साथ, जो कि मैंने कहा था कि हमारा संविधान एक गतिशील संविधान है और हमारे संविधान में संविधान संशोधन के प्रावधान के माध्यम से समय समय पर देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं। और जब जब ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई है जहां पर कुछ संविधान में उस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो उस अलिखित हिस्से को लेकर के बहुत सारी प्रथाओं को इस्तेमाल किया गया, परंपराओं का इस्तेमाल किया गया। देखिए, भारतीय संविधान लिखित है, फिर भी आज इसमें बहुत सारी परंपराएं विकसित हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। परंतु ये परंपरा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही काम करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, परंतु हमें मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति केवल ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह से ही करते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, परंतु परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है या जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे 17वीं लोकसभा हुई थी, तो उसमें हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी में, जिस भारतीय जनता पार्टी ने वोट जीता, उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता थे, तो उन्हें ही राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए इनवाइट किया था। चौथा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भी एक परंपरा विकसित हो चुकी है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अवश्य परामर्श किया जाए। पांचवा, देश में संसदीय शासन प्रणाली का विकास देखा जाए तो पूरी तरह से एक प्रथा के तौर पर ही किया गया है और हमारे बहुत सारे, एक अगले स्रोत पे जाना चाहूँगा, हमारे संवैधानिक निकाय और संवैधानिक विशेषज्ञों के विचारों का भी हमारे संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, अगर डी.डी. बासु की किताब की बात करें, कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्लैडहिल की पुस्तक द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अलेक्जेंड्रोविच की एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, सर आइवर जेनिंग्स का बुक है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉल एंड शक्धर का बुक है प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंसी ऑफ पार्लियामेंट, इसी के साथ ही प्रोफेसर MP सिंह का बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डाइसी का द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी किताबों का और इन सभी विशेषज्ञों के विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी भी यह दावा नहीं किया था कि वे कोई मौलिक और अद्भुत संविधान को खोज निकालेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से एक बेहतरीन संविधान का निर्माण किया है और वो इस लक्ष्य में सफल भी रहे हैं। देखिए, हमारा संविधान केवल एक लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि इसमें हमारे जीवन के आदर्श, जीवन मूल्य, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और सरकारों को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उनको कुछ डायरेक्शंस भी दिए गए हैं। इसलिए हमारा भारतीय संविधान ही सर्वोपरि है। धन्यवाद।